हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, बीपीएससी का एग्जाम आपका आ रहा है और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, सेशन इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, कंटेंट ऑन द स्क्रीन विल बी इन इंग्लिश। तो जो हमारा कंटेंट होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में लिखा होगा। लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। तो क्योंकि जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा, सवाल क्या पूछ रहा है, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, मैं हिंदी में समझाऊंगा। और जो उसकी व्याख्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी गाइज, वो बहुत डिटेल में होगी। क्योंकि टारगेट इज, ये पूरी जो प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है, वो ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों। ये पूरी सीरीज में डिजाइन किया आपके लिए, जिसमें मैं पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, कंप्लीट एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस आप पे लेकर आ रहा हूं। क्योंकि साइंस में ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आती है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो तभी मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। और हमने एक्सप्लेनेशन को ऐसे डिजाइन किया है कि उस एक्सप्लेनेशन के दौरान हम ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि क्वेश्चंस एग्जाम में आपके और आ जाएं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्योंकि मैं इस चैनल पर नया हूं, हम में से बहुत से लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं संक्षिप्त शब्दों में आपसे बयां कर दूं। ठीक है। इस प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। सो मेरा नाम अजीत तिवारी है। सो गाइज, आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10 लाख स्टूडेंट। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 लाख से ज्यादा मैं ऑनलाइन ऑफलाइन विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं। ठीक। एक्सपीरियंस मोर देन 18 ईयर्स, एक लंबा समय निकल चुका है। आई हैव वर्कड एज ए सीनियर फैकल्टी इन टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, लाखों इंजीनियर्स को पढ़ा चुका हूं। ठीक। और मेरा जो मोड ऑफ टीचिंग है, इट इज हाईली इंटरेक्टिव। आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस दिखना भी तो चाहिए, है ना। और अगर मेरा आपसे वादा है, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स दूंगा जो आपको सेशन में ही सब्जेक्ट को याद करा देगा। ठीक। आइए बहुत समय लिए बगैर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सूक्ष्म जीव जो स्वतः रूप से जिसकी वृद्धि हो, जो प्रजनन कर सके, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। नीचे बॉटम में कौन से वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया है वो दिया है। आपसे आग्रह है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। जितना आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे, उतनी ही चीजें आपको याद होंगी। सवाल बनता है, याद कैसे होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोहन ने आंसर लिखा ए फॉर एग्जाम्पल, और सीता ने आंसर लिखा बी, और गीता ने लिखा सी, और करीम ने लिखा डी फॉर एग्जाम्पल। अब आप कमेंट सेगमेंट में आंसर लिख रहे हो, अगर आपका सही हो गया तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हो, और अगर आप गलत हो गया तो आप सोचा, अच्छा इनका सही हो गया, मेरा गलत है, अभी याद करता हूं। द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। अगर आपको एक अच्छा मौका मिला है अपनी कमियों को सुधारने गाइस, तो क्यों ना हम अपने कमियों को सुधार दें और आगे बढ़ें। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओगे। वायरस यानी कि विषाणु, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हिंदी में भी, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज ही हिंदी में। हरी अप, जल्दी से लिखेंगे आप। हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इनके बारे में आइडिया नहीं होगा, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। क्या क्या ऑप्शन थे आपके पास? वायरस, बैक्टीरिया, ये देखिए आप, ये आपको दिखता है वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरियोफाज। तो क्या बात हुई? स्मॉलेस्ट, क्या मैंने पूछा आपसे? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज, जस्ट एक मिनट, राइट आंसर इज, तो आपके सामने जो राइट आंसर है वो है सी, माइकोप्लाज्मा।
आइए बाकी के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। याद रखेंगे, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक, ये एक कनेक्टिंग लिंक है। क्वेश्चन इज क्या है वायरस, तो आप बताओगे कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये सजीवों और निर्जीवों की बीच की कड़ी है। बहुत ध्यान सुनेगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद हम पूरा विश्व वायरस कर रहा है। वायरस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वायरस अगर शरीर के बाहर है, बिहेव करेगा एज नॉन लिविंग। अगर किसी भी ट्रांसमिटिंग एजेंट से हमारे शरीर के अंदर आ गया, वो वाहक, वो ट्रांसमिटिंग एजेंट कैन बी लिविंग, सजीव, कैन बी नॉन लिविंग, विंड, वाटर, कुछ भी हो सकता है। लिविंग, इंसेक्ट, मॉस्किटो, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है। जो इंसान भी आपने देखा कि कैसे लोगों का छींकना, लोगों का खांसना, तो ह्यूमन भी बिहेव करता है एज ए कैरियर, एज ए ट्रांसमिटिंग एजेंट। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, सेशन को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो भी मुस्कुराते हुए झमाझम। कर भला तो हो भला, क्योंकि आपको ऑसम कंटेंट मिलने वाला है। आप खुद देखोगे, आप विद द ग्रेट एनिमेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर कोरिलेशन एंड लिंकेजेस। सो एक बात याद रखेंगे, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे उस पर क्वेश्चन भी आने वाला है आज ही और आने वाले सीरीज में, तो आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहोगे। जितने सजीव हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स, दे आर हैविंग बोथ डीएनए एंड आरएनए। सारे सजीवों के पास दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। लेकिन वायरस विषाणु एक अपवाद है। वायरस के पास आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। याद रखेंगे आप, आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। वायरस इज एक्सेप्शन। ठीक, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, इसकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति म्यूरिन की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। याद रखिएगा, कई बार ये वायरस बैक्टीरिया पे हमला करता है। वायरस जो बैक्टीरिया पे हमला करे वही बैक्टीरियोफाज है, वही बैक्टीरिया किलर है, वही सिंपलीफाज है। क्या है बैक्टीरियोफाज? वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया। आइए अब जरा जो राइट आंसर माइकोप्लाज्मा है, ये देखिए आप। वायरस प्रोटीन कोट की बॉडी बनी है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, आइदर डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होंगी। आने वाले सीरीज में बात करेंगे, बहुत कुछ आपके लिए इस चैनल पे आने वाला है, तो आप हमसे जुड़ जाए। ये आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप होंगी, कुछ गोल होंगी, कुछ रॉड शेप। ये आपको दिख रहा है बैसिलस, दही में मिलने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कुछ इस प्रकार का होगा। और जब वायरस बैक्टीरिया पे हमला कर दे, बैक्टीरियोफाज, क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफाज। ये इसकी टेल, ये इसका नेक, इसका हेड, तीन तरह के पार्ट्स होती हैं, हेड, नेक और टेल। क्लियर? माइकोप्लाज्मा बड़ा मजेदार है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, कृपया कमेंट सेगमेंट में लिखकर बताएं। अभी तुरंत बताया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, जो प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। क्योंकि इनका सेल वॉल नहीं है, कोई इनका निश्चित आकार नहीं है, दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, दे आर चेंजिंग देयर फॉर्म। ये अपने आकार को बदलते रहती हैं, जैसे सर्कस का जोकर। जोकर ने कभी नाक में कुछ लगा लिया कि हाइट लंबी कर ली, छोटी कर ली, क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है। इट इज कॉल्ड एज जोकर, स्मॉलेस्ट ग्रोथ डेवलपमेंट, जोकर ऑफ माइक्रो बायोलॉजिकल पैक। क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा इज smallest known organism capable of autonomous स्वायत्त रूप में growth and reproduction. They're called as joker of microbiology or microbiological pack. They're called as PPLO. ये अपने चूंकि आकार को बदलता है, they're called as pleomorphic. PPLO means, ये आपको दिख रहा है माइकोप्लाज्मा, PPLO means, यहां देखिए PPLO
बराबर प्लूरो न्यूमोनिया। बिल्कुल जबरदस्त एक्सप्लेन करेंगे बाइलिंगुअल। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। गाइस अगर आपको एफर्ट मेरा अच्छा लगेगा तो कमेंट में अपने दिल के हाल जरूर बयां करना। ऑलवेज राइट टू एक्सप्रेस आपके पास है। मैंने आपको अभी बताया कि बैक्टीरियोफाज क्या है। हमने समझा कि भाई ये जो बैक्टीरियोफाज है टाइप ऑफ वायरस, ये एक वायरस का प्रकार है दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पे हमला करे। और बैक्टीरियोफाज से तात्पर्य लिटरल मींस बैक्टीरिया ईटर। क्या समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं कि भाई ये तो बैक्टीरिया ईटर है। दे आर बैक्टीरिया ईटर। ठीक, मोस्टली अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया आर मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो वन सेल की बनी होंगी या ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आती हैं। हम पूरे लिविंग को ब्रॉडली प्रोकैरियोटिक, जिसके पास न्यूक्लियस विकसित ना हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ना हो, न्यूक्लियोइड हो, आगे बात करेंगे, वो प्रोकैरियोटिक है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस नॉट डेवलप्ड। कई बार छोटी मोटी किताबों में न्यूक्लियस एब्सेंट भी लिख देते हैं जो कि सटीक नहीं है। ठीक, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक का मेंबर है। प्लांट्स और एनिमल ये यूकैरियोटिक के मेंबर हैं। इनके पास यूकैरियोटिक कोशिका है। आगे सेल्स में क्वेश्चंस आएंगी तो हम वहां पे करेंगे। तो मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी और होप आप इसे याद रखेंगे। आइए मुस्कुराते हुए आते हैं अगले सवाल पे। डॉल्फिन आर क्लासिफाइड इन, ये जो डॉल्फिन है इसे आप किसके अंतर्गत रखोगे? फिश मछली के अंतर्गत, मैं साइड हो जा रहा हूं, रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग के जीवों के अंतर्गत, ऑप्शंस को ध्यान सुनिएगा, एम्फीबियंस उभयचर के अंतर्गत, मैमल्स स्तनधारी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत रखोगे आप? डॉल्फिन आर फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स, मछली, सरीसृप वर्ग के जीव, उभयचर या स्तनधारी। हो सकता है अगला सवाल, आने वाले सवाल इन्हीं एक्सप्लेनेशन पर डिपेंडेंट हो। सो डियर स्टूडेंट्स बी अल्ट्रा अटेंटिव। और अगर आप स्मार्ट हैं, जो कि आप हैं तभी तो यहां हैं, तो क्या करेंगे? अगर संभव हो तो अभी तुरंत, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, झमाझम हो जाएगा तो तैयारी करेगा कब, है ना? तो क्या करेंगे आप? तुरंत आप कॉपी पेन लेके जो मैं एक्सप्लेनेशन के पॉइंट बोल रहा हूं उसे लिखेंगे, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा याद होती है। और मैं चाहता हूं कि आपको ऑनलाइन पूरी ऑफलाइन की ऑसम फीलिंग आए। तो गाइस, जो अभी भी समझ नहीं पाया कि सर ने क्या क्वेश्चन पूछा बीपीएससी प्रीवियस ईयर में, उन जीवों के लिए एक सजीव डायग्राम है, देखिए आप। फिशेस मछलियां, रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग के जीव, आप इसे पहचानिए, ये कौन है? एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों पर रहे, उभयचर। मैमल्स स्तनधारी। डुगोंग एक मैमल है, याद रखिएगा, इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। डॉल्फिन भी मैमल है। डुगोंग गल्फ ऑफ मन्नार के रीजन, भारत के दक्षिण भाग में समुद्रों में पाया जाने वाला समुद्री मैमल है, याद रखिएगा। व्हेल भी मैमल है, डॉल्फिन भी मैमल है, चमगादड़ बैट भी मैमल है। ऐसे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो डॉल्फिन आर हाईली इंटेलिजेंट एक्वेटिक मैमल्स एंड पार्ट ऑफ फैमिली टूथ व्हेल्स। किस फैमिली के हैं? इनका जो इन्फरा ऑर्डर है, क्योंकि हमेशा ऐसा दिखता है कि ये मुस्कुरा रही हैं, सिटेसी के मेंबर हैं। मेंबर ऑफ सिटेसी लुक्स स्माइलिंग। दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइड, ये सीमित नहीं है, मोस्टली इन शैलो सीज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगर ये समुद्र का क्रॉस सेक्शन है, अगर ये लैंड है, तो जो तटीय क्षेत्र में छिछला पानी है, शैलो वाटर, जिसकी गहराई अधिकतम 200 मीटर है, इसी को आप बोलते हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तटीय क्षेत्र का पानी जिसकी गहराई
200 मीटर से ज्यादा नहीं है, वही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक, एंड आर कार्निवोरस, मांसभक्षी। क्यों भाई? ये मछलियों को, स्क्विड्स को खा रही हैं। और भारत ने गंगाई डॉल्फिन को, गैंजेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इंडिया हैज डिक्लेयर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। हमने इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है, याद रखेंगे। थोड़ी देर के बाद आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ध्यान सुनिएगा, अब क्वेश्चन आगे जब एडवांस होगा, पूरी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपके डिजाइन किया है वो रिवर्स इंजीनियरिंग किया है कि भाई सवाल अगर ये पूछा जा रहा है तो अब क्या क्या पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उस पे काम मैंने ज्यादा किया है कि आपको और क्या वैल्यू एडिशन दूं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का होना, समुद्र और ओशन का वार्म होना, डॉल्फिन्स का पलायन होना, उनका हैबिटेट का चेंज होना, अब ये कोल्डर वाटर्स की तरफ ज्यादा अपनी हिस्टोरिकल रेंज से बाहर की तरफ पलायन कर रही है। क्यों? रैपिड राइजिंग ओशन टेम्परेचर, डॉल्फिन प्राइमरी फूड सोर्सेज आर सीकिंग डीपर कूलर वाटर्स। भाई जो इनकी जिन मछलियों पे, जिन स्क्विड्स को ये भोजन बना रही हैं, अगर वो गहरे पानी की तरफ जाएंगी, बट ऑब्वियस दे विल ऑल्सो मूव in the colder water, in the deeper water, they will change their habitat, वो अपने आवासीय स्थानों का परिवर्तन करेंगे। इसी बात की वैज्ञानिकों को चिंता है। ठीक, कंसर्न दैट डॉल्फिन्स विल हैव डिफिकल्टी अडेप्टिंग एज क्विकली, तो उनकी अडेप्टेशन की प्रॉब्लम होगी और उनके पॉपुलेशन पे, उनकी संख्या पे थ्रेट आने वाला है। कई बार जहां पे नदी और समुद्र मिलती है, डेल्टा का रीजन, एस्चुराइन रीजन, वहां पे ये पाई जाती हैं ऐसे पानी को जिसकी लवणता, जिसकी सॉल्ट कंटेंट फ्रेश वाटर और ओशन वाटर के बीच की हो, 1000 to 4000 पार्ट पर मिलियन हो। आप ऐसे वाटर को बोलते हो ब्रैकिस वाटर, मैंने पार्ट्स पर मिलियन कहा, 1000 नहीं। समुद्रों की एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000, यहां पे मैंने कहा 1000 to 4000 ppm, क्या हो गया? ब्रैकिस वाटर। सम डॉल्फिन्स दैट लिव इन एरियाज वेयर रिवर एंड ओशंस मीट नोन एज ब्रैकिस वाटर्स, दे आर ऑल्सो लूजिंग हैबिटेट्स एज ओशन लेवल आर राइजिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूमंडलीय तापन हो रहा है, हिमनदों का पिघलना, बेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, नदियों का बनना, रिलीज ऑफ वाटर एडिंग टू द सी लेवल राइज। सी लेवल के राइज होने से उनका आवासीय स्थानों का नष्ट होना, हैबिटेट का लॉस होना, हैबिटेट का डिग्रेडेशन। समराइज करेंगे, डॉल्फिन सिटेसी का मेंबर, तुर्त वेल का मेंबर, स्माइलिंग एपियरेंस, एक्वेटिक मैमल, कार्निवोरस, थ्रेट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ब्रैकिस वाटर वाले का सी लेवल राइज होने से उन पे थ्रेट इंपार्ट हो रहा है। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, याद हो रहा है? रिलैक्स बैठेंगे, जितना रिलैक्स बैठेंगे उतना ही याद होगा, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक, एम्फीबियंस आर, अभी मैंने आपको इमेज दिखाया और तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप आंसर करोगे एम्फीबियंस आर। हरी अप गाइस, फास्ट, प्लीज राइट आंसर इन कमेंट सेगमेंट। सो ए वेरी फास्ट मूविंग बोट, animals living in the water only, animal living on land only, animals living equally in water and on land both, उभयचर, हिंदी बताया था। सो राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो एम्फीबियंस के एग्जाम्पल। अब आपसे अगले लेवल पे सवाल क्या बन सकता है? निम्न में से कौन सा उभयचर है या नहीं है? Which of the following is amphibian or not amphibian?
तो जरा कुछ और एग्जांपल्स देख लें, जरा स्क्रीन पर देखें। फ्रॉग, सैलमेंडर, टोड, सिसिलियन, न्यूट। इसमें जो पॉपुलर तीन है, फ्रॉग, टोड और सैलमेंडर, ये तीन ज्यादा चर्चित हैं। इन उभयचरों का नाम कैसे दिखती है? ऑलवेज इमेजेस, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू टू मेमोराइज मोर एंड मोर। एग्जाम में आ गया सैलमेंडर, फट से आप ये झमाझम इसे रिकॉल करोगे। आ गया टोड, फट से आप इसे रिकॉल करोगे। न्यूट, न्यू क्या थी? देखो, फ्रॉग जान रहे थे आप, टोड नया है, न्यूटी वाला न्यूट। ट्रिक देखिए आप, ऐसी चीजें आपको याद होगी, है ना। चलिए, द वर्ड एम्फीबियन इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक टर्म एम्फीबियोस से बना है, विच मीन्स बोथ काइंड ऑफ लाइफ। ये एक तरफ एक्वेटिक है, जलचर है, वही दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल है, स्थलचर है। तो जलचर और स्थलचर, दैट मीन्स इट इज एक्वेटिक रिजाइडिंग इन वाटर बॉडी एंड एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद है। गाइस, मैं आपको दो शब्द का इस्तेमाल करूंगा जो अब आगे जाके आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, अगर प्लांट और एनिमल में से आपको खुद को चुनना होगा तो आप कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या आप प्लांट में आओगे कि आप एनिमल में आओगे। आप प्लांट में आओगे कि एनिमल में आओगे। अब क्वेश्चन इज, आप सोच रहे हो गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, हम प्लांट कैसे होंगे? तो हम सब, आप और हम लोग एनिमल हैं। ठीक, हम लोग सोशल एनिमल हैं। हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक सोसाइटी है। फाइन। अब जो लोग अपना भोजन बना सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल है, वो प्लांट के अंतर्गत आ रहे हैं ब्रॉडली। जो दूसरों का भोजन खाते हैं हम लोग, ठीक, गेहूं के पौधे ने गेहूं बनाया अपने लिए, हम खा गए। ठीक, तो सब्जी ने अपने लिए बनाया, हम खा गए। तो वी आर हेटेरोट्रॉप, हम लोग परपोषी हैं। ठीक है, अब वैसे दो टर्म आ रहा है, एक्टोथर्म, मैं आपको ट्रिक दूंगा, एंडोथर्म। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये देखिए आप, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो एनिमल जिनके, ट्रिक देखिए आप, जिनके बॉडी का तापमान एनवायरमेंट के तापमान के साथ फ्लक्चुएट करे। दैट मीन्स दोज एनिमल्स whose body temperature fluctuates with the environment. That means they cannot maintain constant body temperature. जो जानवर अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट न कर पाए। ट्रिक देखिए आप, कैसे ट्रिक देखोगे आप, ये देखो यहां पे एक्टोथर्म, ECTOTHERM, एक्टो, C फॉर कोल्ड ब्लडेड। तो इन ऐसे जानवरों को बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड, इसी को बोलते हैं पोइकिलोथर्म। सवाल क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा पोइकिलोथर्म है? क्योंकि हिंदी में इसका कोई शब्द नहीं है। पोइकिलोथर्म, कोल्ड ब्लडेड, एक्टोथर्म, ये तीनों एक ही चीज है। कौन कौन? ये वो जानवर हैं, ध्यान सुनिएगा, ये वो जानवर हैं जिनका हृदय, हार्ट पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। ठीक, इनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के साथ फ्लक्चुएट करता है। हमने सांप को देखा है, गर्मी में, गर्मी से परेशान है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ठंडी में अधमरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्टोथर्म है, कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्म है। एंडोथर्म, वी आर वार्म ब्लडेड, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। इसकी मीनिंग ये बिल्कुल नहीं हुई कि हम गुस्सैल हैं। वी आर एंडोथर्म, क्या है? हम एंडोथर्म है। वी आर होम्योथर्म, क्या है? हम होम्योथर्म है। इन शब्दों का हिंदी नहीं है। वार्म ब्लडेड एक ही चीज है, एंडो, होम्यो,
मतलब इनके पास पूर्ण रूप से विकसित हार्ट है, दे हैव वेल डेवलप्ड हार्ट, और ये ह्यूज एनर्जी स्पेंड करते हैं इन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करते हैं। याद करिए, बिल्कुल स्कूल डेज की बातें कर रहा हूं। चिलिंग विंटर्स, ठंडी चल रही है बिल्कुल, मॉर्निंग टाइम स्कूल जा रहे हो आप, और फिर ऐसे मुंह से हवा निकाल लो, गर्म हवा निकल रही है, बाहर तापमान ठंडा है, शरीर के अंदर तापमान गर्म है, क्योंकि हमारे बॉडी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया है इन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनिमल विदाउट आरबीसी रेड ब्लड सेल, कौन से एनिमल के पास आरबीसी नहीं है? फ्रॉग, मेढक, अर्थवॉर्म केचुआ, स्नेक सांप, पीकॉक मोर। और अगर आपको लग रहा है कि सबके पास आरबीसी है तो नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक, किसका आरबीसी के कारण ही आपका ब्लड लाल है? चलिए गाइस, आइए जरा आंसर देखते हैं। अपना आंसर लिखिए फटाफट। देखिए अभी ये आपको दिख रहा है फ्रॉग, ये स्नेक, अर्थवॉर्म फार्मर्स फ्रेंड किसानों का मित्र, पीकॉक। ऑलवेज आप कमेंट लिखकर बताएं कि ज्यादा खूबसूरत कौन है, मोर या मोरनी। एक टर्म है, जिन जिन स्पीसीज में मेल और फीमेल की अपीयरेंस अलग है, दिखने में अलग है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। हैव लुक गाइस, सो अर्थवर्म के पास, केचुआ के पास आरबीसी नहीं। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुआ के पास आरबीसी नहीं है, ठीक। अर्थवर्म्स के पास आरबीसी नहीं है। इनके पास एक यूनिक टाइप का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, कॉल्ड एज एरिथ्रोक्रियोरिन, ठीक। इसके कारण ये हीमोग्लोबिन, जिसका नाम है एरिथ्रोक्रियोरिन, ये ब्लड में फ्रीली मूव करता है। ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो खास तरह के हीमोग्लोबिन है जिसका नाम है एरिथ्रोक्रियोरिन, डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा, हमारे और आपके ब्लड में भी जो आपकी ब्लड की सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका नाम सुना आपने? तो ये ब्लड सेल्स आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व होती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ये आपके ब्लड सेल्स में डिसॉल्व होती है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। तो अर्थवर्म के पास क्या देखा आपने? आरबीसी नहीं है, तो इसका जो खास किस्म की हीमोग्लोबिन है एरिथ्रोक्रियोरिन, वो प्लाज्मा में डिसॉल्व है। ये आपको अर्थवर्म दिख रहा है। स्कूल डेज में आपने इसकी एनाटॉमी पढ़ी होगी, इसकी आंतरिक संरचना पढ़ी होगी। द हीमोग्लोबिन इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्लड सेल्स, ध्यान सुनना, डिसॉल्व इन द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड एज प्लाज्मा। आपकी हमारी जो हीमोग्लोबिन है, ध्यान सुनिएगा, उसमें हीम इज द आयरन पार्ट, हीम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट। ध्यान सुनना, आगे क्वेश्चन बनेगा, आगे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। एक हीम, एक आयरन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमें कुछ लोग हैं खूब याद करते हैं, खूब भूल जाते हैं। आने वाली क्लास में बताऊंगा आपसे कि क्या खाएं, कैसे लाइफस्टाइल को प्लान करें ताकि एक बार सुने और मेमोरी हो जाए बेटर। सब कुछ प्लान्ड है गाइस, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। हीमोग्लोबिन इज, तो मैंने बताया कि हीम इज द आयरन पार्ट, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। एक आयरन 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा आपके ब्लड सेल में, और आपके खून का रंग लाल क्यों है? बिकॉज ऑफ
आरबीसी, रेड ब्लड सेल, क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है। क्लियर? और केचुआ में खास किस्म के हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिस्पर्स्ड है, उसके पास आरबीसी नहीं है। तो ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। पीकॉक की बात हो रही थी, ध्यान सुनना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वैल्यू एडिशन। पी फाउल 3 स्पीसीज, कौन सी फैमिली? फीजेंट फैमिली। अच्छा, मेल को, पुरुष को बोलेंगे पीकॉक, यही होता है खूबसूरत। फीमेल इज पी हेन, दोनों को मिला के बोलेंगे पी फाउल। पीकॉक मेल है, ये सिंबल होता है मेल का, ये सिंबल होता है फीमेल का। ठीक? द 2 मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल स्पीसीज ऑफ पी फाउल आर, ध्यान सुनिएगा, आपका नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक है। ब्लू और इंडियन पीकॉक, पेवो क्रिस्टेटस। कई बार ऑप्शन में देगा कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और ऑप्शन में होगा पेवो क्रिस्टेटस। परेशान हो गए? ठीक है। ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, सवाल बनेगा कि कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। ठीक? पीकॉक या पेवो क्रिस्टेटस या इंडियन पीकॉक सिर्फ भारत में पाया जाता नहीं, श्रीलंका में भी। ग्रीन पीकॉक और जावानीज पीकॉक, जावा म्यांमार, जिसे पहले बर्मा बोलते थे, बर्मा से, म्यांमार से जावा तक, ये 2 ब्लू और इंडियन पीकॉक और ग्रीन पीकॉक, ये दोनों ज्यादा चर्चित हैं। एडवांस क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी, टफ क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछेगा उसका आईयूसीएन संरक्षण का, कंजर्वेशन का स्टेटस क्या है। गाइस आप देख रहे हो, मेरे पास भी ऑप्शन था कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, और निकल चलते हम भी, वो हो जाता आपका बी के, बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम। हम नहीं करेंगे बी के, नहीं करेंगे बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम, हम करेंगे जीएमएस, गागर में सागर, हम करेंगे ओएसएस, वन स्टॉप सोल्यूशन। द कॉन्गो पीकॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ्रोपेवो कॉन्जेनेसिस कहां मिल रही है? अफ्रीका के डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के क्षेत्र में। आयुष स्टेटस की बात करें तो ब्लू पीकॉक, भारतीय पीकॉक को स्टेटस ऑफ लीस्ट कंसर्न, चिंता की बात नहीं है। ग्रीन पीकॉक को एंडेंजर्ड, ठीक, जो जावा वाला है। अफ्रीकन वाला जो है वो वल्नरेबल है ना, दैट इज वल्नरेबल। सो कॉन्गो पी फाउल इज वल्नरेबल, ये बात आप याद रखिएगा। विच इज एन एट्रोसियस एनिमल, अगर एट्रोसियस के अर्थ पे जाएं तो अंग्रेजी में एक्सट्रीमली और शॉकिंगली विकेड, क्रूअल, ब्रूटल, बहुत ही कठोर, निर्दयी टाइप, मर्डर टाइप, है ना। इसमें से कौन सा है? जल्दी से आप सवाल को देखें। पेंगुइन, हिंदी में पेंगुइन, वेल, वेल, ऑटर, टॉर्टोइज। अब ये दिखती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं जरा देख लीजिए आप, ये देखिए आप, पेंगुइन फ्री डाइवर्स, कॉलोनी बनाकर रहती हैं, कॉलोनी को बोलते हैं रूकरीज, कॉलोनी इज कॉल्ड एज रूकरीज। वेल क्या है? मैमल है, ज्यादा नहीं बताऊंगा तो आंसर निकल जाएगा। टॉर्टोइज, ये बॉडी एक्सोस्केलेटन हार्ड बनी होती है, 200 वर्षों से ज्यादा इनकी जीवन काल। ये ओटर दिख रहा है और आपको जीभ चढ़ा रहा है, इंसान से दूर रहना पसंद करता है। और गाइस राइट आंसर इज ऑटर, यही है दुष्ट, यही है एट्रोसियस एनिमल। सो सी इज द राइट आंसर, ओटर इज द राइट आंसर। देखिए आप, अबाउट गिवन ऑप्शन, ओटर इज एन एट्रोसियस एनिमल, इसे बोलते हैं मर्डरस, नेक्रोफिलिक एक्वाविजल, ये स्तनधारी है, मैमल है, सब फैमिली लुटिनी, ठीक है। और इसे बोलते हैं सीरियल किलिंग,
और मॉन्स्टर ऑफ द सी। सवाल बनेगा निम्न में से कौन है सीरियल किलिंग और निम्न में से कौन है मॉन्स्टर ऑफ द सी। सोचिए आप क्या उपनाम इसको दिया है। ठीक, हाँ भाई आपकी ही बात हो रही है। इंसानों से दूर भागने की, दूर रहने की प्रवृत्ति है, क्योंकि सबसे खतरनाक जीव कौन, हम ही लोग हैं। वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल, है ना गाइस। बात जिंजर की, अदरक की हो रही है। ठीक, जल्दी से स्क्रीन पर देखिए, मैं साइड हो जा रहा हूं और इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। देख लिया? तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल साथ साथ दूंगा। जिंजर इज स्टेम एंड नॉट रूट। कई बार आप सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई इसमें जो खाते हो आप, एडिबल पार्ट है, वो एडिबल पार्ट कौन सा है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आप जड़ खाते हो, तना खाते हो, इसमें फल खाते हो, इसमें बर्ड खाते हो, क्या खाते हो आप, नहीं खाते हो। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अभी मैं आपको 8-10 एग्जांपल अभी याद कराऊंगा आपको, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाएगा। जिंजर इज स्टेम, अदरक तना है, नॉट रूट जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक के पास, देखिए आप, हमने गन्ना देखा है, ये गन्ना का तना है, शुगर केन, ये नोड, ये नोड, ये नोड, इस तरह की गांठ देखी आपने। ऐसे गांठ को आप बोलते हो नोड। क्या बोलते हो? नोड। और इसके बीच की जो ये दूरी है, इसे बोलते हो, दो नोडों के बीच की दूरी इज कॉल्ड इंटरनोड। इसे क्या बोलते हो? इंटरनोड बोलते हो। सो इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसके पास क्या है? नोड्स और इंटरनोड है। इसी कारण जिंजर को आप तना बोलते हो। सो राइट आंसर इज बी, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। बहुत ध्यान सुनेंगे गाइस। अब लुक हियर, ये और ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को, ध्यान सुनना बच्चों, ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को क्या बोलते हैं? राइजोम। मतलब अब सुनना और मेरे साथ साथ याद रखना, 12 तारीख को आपको एग्जाम देकर खूब मजे आएंगे। अदरक में क्या खाते हो? स्टेम खाते हो। हल्दी में टर्मरिक स्टेम खाते हो। दोनों के स्टेम क्या बोलेंगे? राइजोम बोलेंगे। आलू पोटैटो में क्या खाते हो? स्टेम खाते हो, क्या बोलेंगे? ट्यूबर। शकरकंद में, स्वीट पोटैटो में क्या खाते हो? रूट खाते हो, ऐसे रूट को बोलेंगे ट्यूबरस रूट। कैरट, गाजर, टर्निप, सलजम, है ना। कैरट में, गाजर में, टर्निप में, सलजम में आप रूट खाते हो। टोमेटो, टमाटर, ब्रिंजल, बैगन, ठीक, इसमें आप खाते हो फल। क्या खाते हो? फ्रूट खाते हो। ध्यान सुनना, आगे क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। टमाटर और बैगन क्या खाते हो? फल खाते हो। फ्लावर की मॉडिफिकेशन, फूल फल में परिवर्तित होता है और फूल की उसके टोपी रूप में हरी पंखुड़ियां, ग्रीन सेपल्स, परसिस्टेंट कैलिक्स मौजूद होता है। ध्यान सुनना, ठीक। क्लोव्स, हिंदी में लौंग, लौंग में आप फ्लावर बड, कली खाते हो। लौंग, क्लोव्स, CLOVES। अब सुनना, प्याज, अनियन, गार्लिक, लहसुन। प्याज और लहसुन में आप भले वो मिट्टी में उगने वाला भाग खाते हो, लेकिन इट इज मॉडिफाइड स्टेम, और चूंकि वो आपको बल्ब नुमा दिखता है, ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को, प्याज और लहसुन की बात हो रही है, इसे आप बोलते हो बल्ब। क्या बोलते हो? बल्ब, ठीक। सो गाइस, अगर कॉलीफ्लावर, फूल गोभी की बात करें तो नामी है फूल गोभी, क्या खाते हो? फूल खाते हो। कैबेज, बंद गोभी, पत्ता गोभी, क्या खाते हो? पत्ती खाते हो, ठीक।
पी मटर, क्या खाते हो? बीज खाते हो, सीड खाते हो। ठीक। क्यूमीन जीरा, क्या खाते हो? सीड खाते हो। काफी खा लिया, आगे बढ़ते हैं। गाइस देख रहे हो कितनी फायदा। स्टेम गेट्स मॉडिफाइड इनटू अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है। और स्टोरेज ऑफ फूड एज सीम इन पोटैटो, आलू में क्या खाते हो? स्टेम खाते हो, ट्यूबर बोलते हैं। जिंजर राइजोम बोलते हैं। गार्लिक लहसुन बल्ब बोलेंगे। येम कॉर्न, ठीक है। अरबी सूरन ओल कच्चू कुच्चू गट्टू, कई राज्यों में अलग अलग नाम से, वहां भी आप क्या खाते हो? एमोरफेलस कोलोकेसिया स्टेम ही खाते हो। प्रेजेंस ऑफ आई, जो आलू में आंख होती है, आई होती है, ये देखो आप, आई, आई इज बड, यहां देखो आई इज बड, और बीच के स्पेस इज इंटरनोड। प्रेजेंस ऑफ आई है ना, नोड इन पोटैटो, distinct with internode and scaly leaves in ginger, cluster of roots at the base of reduced stem. Garlic and onion, garlic is लहसुन, onion is प्याज, क्या खाएंगे? modified stem, क्या नाम है? bulb, bulb, ये सब stem के modified structures हैं। all these are part of modified stem। रिकैप कर ले, सुगर केन गन्ना स्टेम, पोटैटो आलू स्टेम, नाम ट्यूबर, अनियन गार्लिक प्याज लहसुन स्टेम, नाम बल्ब, अदरक जिंजर टर्मरिक हल्दी स्टेम, नाम राइजोम। याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए, सो पोटैटो क्या नाम दिया? ट्यूबर, क्या नाम दिया? ट्यूबर। क्या इसके पास प्रेजेंट है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड। क्या भाई? रिजर्व फूड। गाइस खूब क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे, थोड़ा समय मुझे कम मिला। गार्लिक ये क्या है? ये भी स्टेम है, और आप इसे बल्ब बोल रहे हो। बात लहसुन की हो रही है, गार्लिक की हो रही है, ठीक है। चलिए, प्लांट्स रिसीव द न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, पौधों को पोषक तत्व मुख्यतः कहां से मिलता है? क्लोरोफिल, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, लाइट प्रकाश, सॉइल मृदा, इसमें से एक भी नहीं या इसमें से एक से ज्यादा, none of the above or more than one of the above. So plant receive the nutrients mainly from chlorophyll, atmosphere, light, soil, none of the above, more than one of the above. Hurry up guys, fast. Please do write your answer in comment segment. कृपया अपना आंसर कमेंट सेगमेंट में जरूर लिखकर बताएं। मैं बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं गाइस। अगर आप देखना चाहते हो इन ऑप्शन को देख लो आप, ये देखो, पत्तियों के पास क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। हमारे ब्लड के आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास आयरन है, क्लोरोफिल के पास मैग्नीशियम है। पूछता है, ये भी पूछता है जो है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलेकॉइड। सीधा पूछेगा निम्न में से किसके पास थाइलेकॉइड है? इस पूरे गुच्छे को समूह को बोलेंगे ग्रेनम। पूछेगा क्लोरोफिल किसके पास है? ग्रेनम के अंदर और थाइलेकॉइड के पास क्लोरोफिल है। सनलाइट, क्लोरोफिल ही सोलर, ध्यान सुनिएगा बच्चों, मेरे आंखों के लाल, ध्यान सुनना, तो एग्जाम में होगा आपका अच्छा हाल, नहीं तो मत बोलना कि हो गया बुरा हाल, ठीक। क्लोरोफिल के पास क्षमता है कि वो सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में या 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, यही आपका विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है। इसी क्षेत्र में, इसी में लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। ध्यान सुनेंगे, क्लोरोफिल आर्टिफिशियल लाइट को भी लैब कंडीशन में भी
एब्जॉर्ब करेगा, तभी हम प्रयोग एक्सपेरिमेंट लैब में आर्टिफिशियल लाइट में करते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, पूरे पृथ्वी का लेस देन 1%, 1% से कम ही सौर ऊर्जा कुल प्रकाश संश्लेषण टोटल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। क्लियर? एक एक लाइन गाइस क्वेश्चन है, सो बी अल्ट्रा अटेंटिव। क्लोरोफिल की सबसे अधिक एब्जॉर्बेंस नीले लाइट की होती है, ब्लू लाइट की होती है, ब्लू, रेड, येलो और न्यूनतम ग्रीन की होती है, क्योंकि क्लोरोफिल खुद ग्रीन है, ग्रीन लाइट का करता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, भले प्रकाश की एब्जॉर्बेंस, लाइट की एब्जॉर्बेंस क्लोरोफिल के द्वारा ब्लू लाइट की मैक्सिमम होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन द रेड लाइट। रेड लाइट में होगी सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, फिर ब्लू, फिर येलो और न्यूनतम ग्रीन। एब्जॉर्बेंस का क्रम क्या है? ब्लू, रेड, येलो, न्यूनतम ग्रीन। प्रकाश संश्लेषण का क्या है? रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। याद रहेगा, रेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस 400 से 700 नैनोमीटर, ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, यही विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है। लेस देन 1% कुल सोलर एनर्जी प्रकाश संश्लेषण में, जिसमें कि समुद्रों की एल्गी, शैवाल, काई को लेकर, कुल वनों को लेकर, सब लेकर लेस देन 1%। OMG, ओ माई गॉड। अब सवाल पे आइए, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 को लेगा, विजिबल लाइट के प्रेजेंस में ये CO2 रिड्यूस होगी ग्लूकोज में। एक एक लाइन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान सुनना। और वाटर की ब्रेकडाउन होगी, पानी टूटेगा और इवॉल्व होगी ऑक्सीजन। सवाल बनेगा, फोटोसिंथेसिस में किसका इनटेक होगा? CO2। क्या रिलीज होगा? वाटर। वाटर का सोर्स, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? वाटर। दो वाटर मॉलिक्यूल 2H2O की ब्रेकडाउन होगी तो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन O2 रिलीज होगा। प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक? एब्जॉर्ब करने के बाद इनका ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी, एसेंट ऑफ सैप। जाइलम, XYLEM, जाइलम वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का कराएगा ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम, PHLOEM, फूड का कराएगा ट्रांसपोर्टेशन। फूड की ट्रांसपोर्टेशन मेनली सुक्रोज के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी? सुक्रोज के फॉर्म में होगी, ठीक? एक एक लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं तो अभी तक 50 क्वेश्चन करा चुका रहता, लेकिन उससे बात नहीं बनती। ये जो झमाझम हो रहा है गाइस, इसका कहीं कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप एग्री करोगे, वी आर गोइंग थ्रू GMS, गागर में सागर। जो अपना खाना बनाए, ऑटोट्रॉफ। क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉफ। इट मींस दे मेक देयर ओन फूड। जो दूसरों का खाना खाए, हम लोग वी आर हेटरोट्रॉफ्स। हमारे पास नहीं है क्लोरोफिल। ये थोड़े हुआ कि मैगी बना के बन जाओगे ऑटोट्रॉफ। एक ऑफलाइन बैच में पूछा कि जितने लोग अपना खाना बना सकते हैं हाथ उठाइए। कई लोगों ने हाथ उठाया, सर मैं तहरी बनाता हूं, मैगी बनाता हूं, चाय बनाता हूं। अरे भाई, हम लोग परपोषी हैं, वी आर हेटरोट्रॉफ। हम स्वपोषी ऑटोट्रॉफ नहीं है। हम हरे भरे नहीं है, नहीं हमारे पास क्लोरोफिल। सोचिए, अगर आपके पास क्लोरोफिल होती तो क्लास करते करते भूख लगती, धूप में जाकर खड़े हो जाते, आप करते फोटोसिंथेसिस प्लांट की तरह, है ना गाइस? ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। सो प्लांट न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक? एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स। ध्यान सुनना, अभी मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक दूंगा, आपको मुस्कुराहट के साथ चीजें याद होंगी। प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत उसे छोटी मात्रा में होती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत उसे ज्यादा मात्रा में होती है।
जिनकी जरूरत छोटी मात्रा में होगी, ट्रेसेस में होगी, आंशिक रूप में होगी, उसे बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? माइक्रो, कम। जो लार्ज अमाउंट में, उसे बोलेंगे मैक्रो, MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं आपको ट्रिक दूंगा, इमोशनल नहीं होंगे, ठीक? क्योंकि एक ऑफलाइन बैच मैंने बता दिया दिल्ली में, लोग भावुक हो गए, ठीक? प्लीज इमोशनल नहीं होंगे। एक लाइन बोलूंगा, अभी ट्रिक से याद कराऊंगा कौन कौन से माइक्रो है और कौन कौन से मैक्रो है। एक ट्रिक दूंगा आपको, यहां देखिए, ट्रिक नंबर 1। मैंने कहा जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है। अरे भाई, जहां कैरियर की इतनी मारा मारी, वहां पे शब्दों को ध्यान सुनना। मैंने क्या कहा? जमाने में मोहब्बत, जमाने जिंक, माने मैग्नीज, मोहब्बत मॉलिब्डेनम, बड़ी बोरॉन, पे आयरन, कू कॉपर, कहलाती क्लोरीन। ध्यान सुनेगा, कहलाती है क्लोरीन। जहां पर कैरियर की इतनी मारा मारी, वहां मोहब्बत जैसी बीमारी, इमोशनल मत होना, बीमारी बोल दिया, कम, न के बराबर, कम मीन्स माइक्रो। जितने न्यूट्रिएंट्स कम में रिक्वायर्ड होंगे, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर, क्लोरीन। जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है। जिंक, तो याद रखेंगे, कैरियर के मारामारी, मोहब्बत जैसी बीमारी, कम, कम वाला, ये पूरा ग्रुप माइक्रो न्यूट्रिएंट का है, याद रहेगा। जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर, क्लोरीन प्लांट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट है। एक लाइन और बोलूंगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप, कौन कौन से मैक्रो है। आइए देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से। मैंने कहा चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया। चीफ यानी कि कार्बन, चीफ, मेडिकल यानी कि मैग्नीशियम, ऑफिसर यानी कि ऑक्सीजन, नदिया यानी कि नाइट्रोजन, के पोटेशियम, पार फास्फोरस, कै कैल्शियम, से सल्फर, हो गया हाइड्रोजन। ध्यान सुनना, चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया। कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? दो लाइन कहा, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है। जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर, क्लोरीन। क्लियर? चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया। कार्बन, मैग्नीशियम, मैग्नीज को मैग्नीशियम से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर एंड हाइड्रोजन। प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को कहां से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से। वाटर और न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? जाइलम से। फूड की कैसे होगी? फ्लोएम से। किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? CO2 ग्लूकोज के फॉर्म में रिड्यूस होगा। प्रोसेस में क्या होगा? सोलर एनर्जी लेस देन 1% पूरे अर्थ पे यूज होगी। कौन सा पार्ट? विजिबल पार्ट। किसकी एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम? ब्लू की। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेड में। और इवॉल्व होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में। उसका जो स्रोत है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो आप मुझे बताएं, धीरे से कान में आपके आके कहूं, है ना गाइस। चलिए, पी प्लांट, मटर के पौधे की बात हो रही है। सो पी प्लांट इज
क्या है? हर्ब है, बुश है, फ्लावर है, या इनमें से कोई सा नहीं है? जो लोग समझ नहीं पा रहे हर्ब कैसा दिखेगा, ये देखिए आप, ये आपको हर्ब दिख रहा है, बुश झाड़ी दिख रहा है आपको, फ्लावर दिख रहा है। अब ये मटर को किसमें डालोगे आप? बिल्कुल हिंट दे दिया मैंने आपको, साइड हो जा रहा हूं। मटर को आप किसमें डालोगे? हर्ब में, बुश में, फ्लावर में, पी प्लांट में? गाइस जाहिर सी बात है, राइट आंसर विल बी हर्ब। साफ साफ आपको दिख रहा है ना? आप इसे मिला सकते हो। अभी मैंने पीछे बताया, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे मटर में जो भाग खाते हैं आप, एडिबल पार्ट कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है रूट, जड़, स्टेम तना, फ्रूट फल, सीड बीज, या फ्लावर फूल। आप कमेंट लिखिएगा, कैसे लिखोगे? पी या मटर, MATAR बराबर क्या? पी प्लांट इज डाइकोटिलेडन, ये दाल वाली फैमिली का हर्बेसियस प्लांट है। ठीक, कौन सी फैमिली? दाल वाली फैमिली। क्या बोलेंगे? फैबेसी और लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, दाल वाली फैमिली, पल्स फैमिली फैबेसी का मेंबर है। ये पल्सेस लेग्यूमिनस प्लांट, आगे बात करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। हमने राइजोबियम नामक बैक्टीरिया का नाम सुना है ना गाइस? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ही बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्लोव्स, लौंग, लौंग में क्या खाओगे आप? लौंग में, क्लोव्स में क्या खाओगे आप? क्लोव्स, ठीक, कौन सा पार्ट खाओगे? ड्राइड लीव्स खाओगे, सूखी स्टेम खाओगे, ड्राइड सीड खाओगे, या ड्राइड फ्लावर बड खाओगे? एक बात और याद रखना, जो भी लौंग का लक्षण है, इट इज बिकॉज ऑफ एसेंशियल ऑयल। उसमें एक खास किस्म का रसायन है यूजेनॉल। लौंग दांतों तले आपने दबाया, जो आपको महसूस हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ यूजेनॉल, EUGENOL। सवाल बनेगा लौंग का लक्षण। लौंग में आप खाते हो फ्लावर बड, लौंग की कली। ये देखो आप लौंग में क्या खाते हो? ये आप लौंग देख रहे हो, ड्राइड फ्लावर बड, इस तरह की फ्लावर बड खाते हो आप। ऐसे बीज नहीं खाते, ऐसी पत्तियां नहीं खाते, ऐसे स्टेम नहीं खाते। स्टेम दालचीनी में खाते हो आप, पत्तियां सूखी और सूख जाए चाय पत्ती में खाते हो आप, है ना? फ्लावर बर्ड में और एग्जांपल्स आपको दिख रही हैं, देख लीजिए आप। ठीक, सो क्लोव्स आर एरोमेटिक ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, जिसे आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल करते, यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेकिंग फूड एंड फॉर डेंटल इमरजेंसीज, दांत की दवाओं में भी, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंस है? यूजेनॉल। ठीक, इसका वनस्पति नाम क्या है? साइजियम एरोमेटिकम, क्योंकि फ्लेवर आ रही है। क्या नाम है? साइजियम, साइजियम एरोमेटिकम। फैमिली, परिवार का नाम मिर्टेसी फैमिली। ठीक, केमिकल का नाम यूजेनॉल। ठीक है, केमिकल का नाम यूजेनॉल, जो इसके लक्षण के लिए जिम्मेदार है। क्या खाएंगे? ड्राइड फ्लावर बड। फिर वापस, क्लोव एक मसाला है, ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? हरी अप, तेजी के साथ बढ़ेंगे, तुरंत हमने किया था ABCDE। कृपया जल्दी से कमेंट सेगमेंट में अपना आंसर लिखकर बताएं, तब तक मैं जल ग्रहण करता हूं। हरी अप गाइस, हरी अप फास्ट। सो राइट आंसर इज डी, फ्लावर बड। जल्दी से लिखेंगे कमेंट में, कौन सी केमिकल था
कौन सी केमिकल, यूजेनॉल। कौन सी फैमिली, मिर्टेसी। क्या उसका नाम बोटानिकल, साइजियम। ये देखो आप, साइजियम एरोमेटिकम। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आंसर इज अ प्लांट बड इज, जो प्लांट में पौधों में बड है, कली है, ठीक, वो क्या है। व्हाट इज प्लांट बड। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आप जल्दी से इसके राइट आंसर को बताएं। कैस प्लांट बड को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक शूट। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक शूट, है ना। अंडर डेवलप्ड, जो पत्तियों के, अगर मान लीजिए कोई पत्ती है, अगर ये पत्ती है मान लीजिए, तो यहां आपने देखा है, या स्टेम के टॉप पे, ठीक है। सो आंसर इज ए, एम्ब्रियोनिक शूट। ये देखिए आप, एपिकल और टर्मिनल बड यहां प्रेजेंट है, एक्सिलरी पत्तियों की यहां प्रेजेंट है, एक्सिल में, ठीक है। कई बार ये देखिए आप, इन बॉटनी वनस्पति विज्ञान में अगर बात करें, सो बर्ड क्या है, कली क्या है, अनडेवलप्ड और एम्ब्रियोनिक शूट normally occurs in axil of a leaf or tip of the stem। कई तरह के बर्ड्स हैं, टर्मिनल ऊपर, एक्सिलरी नीचे, डोरमेंट मॉर्फोलॉजी में स्केली है, ठीक। आपको याद रखना है एम्ब्रियोनिक और अनडेवलप्ड शूट है। अमंग द फॉलोइंग, हम फ्रूट्स को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जिन फलों में मॉडिफाइड और राइपेन ओवरी खाते हैं, ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। ओवरी के अंदर मिलने वाला ओव्यूल बनाता है सीड, उसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। हिंट दिया। अब देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, निम्न में से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है। एप्पल, डेट, ग्रेप, प्लम, नन। ए, बी, सी, डी, ई। सीक्वेंस आगे पीछे कोई दिक्कत, आप पूरा ऐसे लिख दीजिएगा। हरी अब जल्दी से करिए आप। ट्रू फ्रूट्स नहीं है, नॉट, नॉट ध्यान देंगे आप इनको देखना चाहोगे क्या, डेट को, ग्रेप्स को देख लो। ये देखो आप, एप्पल, डेट, ग्रेप्स, प्लम, कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है। ठीक गाइस, इसमें से याद रखेंगे एप्पल इज नॉट ट्रू फ्रूट, ये असली फल नहीं है। अब ये मत सोचिएगा इतने वर्षों से आपके साथ धोखा हो गया और लोगों ने कहा कि 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, जबकि ये ट्रू फ्रूट नहीं है। आप एप्पल में जो फूल का मॉडिफाइड पार्ट खाते हो, ओवरी के नीचे का स्वोलन बेस जिसे बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस इज एडिबल। बाकी जो स्क्रीन पे आपको अंगूर दिख रहा है, ग्रेप्स, डेट दिख रहा है, प्लम दिख रहा है, ये तीनों ट्रू फ्रूट्स है क्योंकि आप इसमें खाते हो फर्टिलाइज ओवरी ऑफ फ्लावर। ये देखिए आप, ट्रू फ्रूट्स कैन बी डिफाइंड एज फ्रूट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज ओवरी ऑफ द फ्लावर। अब ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल याद रखेंगे, मैंगो, आम में ओवरी खाते हो आप, फर्टिलाइज ओवरी, और जो ओव्यूल बनाता है आम की गिठली और सीड। ग्रेप्स, चेरी, वाटरमेलन, खरबूज तरबूज, डेट, प्लम आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट्स।
false fruit can be defined as fruit which is formed from the raven ovary along with some other parts. Other parts is the more important. और एप्पल में आप ओवरी के नीचे का स्वॉलन बेस जिसे बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस इज मॉडिफाइड. सो अगर इसकी बात करें, कैस्यू नट, काजू, ठीक, डेवलप फ्रॉम द पिडंकल, यानी कि एप्पल, पियर, नाशपाती, कुकुम्बर, खीरा, डेवलप फ्रॉम द थैलेमस. तो कैस्यू नट फॉल्स फ्रूट, एप्पल, नाशपाती, पियर, कुकुम्बर, खीरा फ्रॉम थैलेमस, ये भी फॉल्स फ्रूट. जैक फ्रूट, कटहल, पाइन एप्पल, अनानास विच डेवलप फ्रॉम द एंटायर इनफ्लोरेसेंस, पूरा फूलों के गुच्छा, फूलों के गुच्छे को, गुलदस्ते को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. क्या बोलेंगे? फूलों का गुच्छा, क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, उसे बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस. प्लांट विच ग्रोज ऑन सेलाइन सॉइल, जो सेलाइन सॉइल, ऐसे सॉइल जहां पे सैलिनिटी हाई है, उसे आप क्या बोलोगे? जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट या सकुलेंट्स. हरी अप गाइस, उसे आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? गाइस उसे बोलेंगे हेलोफाइट. सेलाइन, ध्यान सुनना, सेलाइन सॉइल हो या कई बार सेलाइन वाटर हो, इनके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है मैंग्रोव. ध्यान सुनना बच्चों, अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन महोदया ने केंद्रीय बजट में मिस्टी प्रोग्राम, MISHTI, बंगाली में मिस्टी मीन्स स्वीट, मिस्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ, रिस्टोरेशन ऑफ प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव. ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं. मरुस्थली पौधे को बोलते हैं जीरोफाइट. ये आपको हेलोफाइट्स दिख रही है, मैंग्रोव्स के कुछ एग्जांपल. सकुलेंट्स, जहां पे स्टेम स्वॉलन हो जाती है, वाटर को स्टोर करती है, पानी में उगने वाले जलीय पौधे इज हाइड्रोफाइट. गाइस, इस तरह के औसम कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहोगे. मैं अजीत तिवारी आप लोगों के लिए इस तरह के औसम कंटेंट लेकर आ रहा हूं. ठीक, पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी सीरीज, एनवायरमेंट सीरीज, बायोलॉजी सीरीज मैं पूरा प्रयास करूंगा. आपका सहयोग रिक्वायर्ड है कि बीपीएससी के एग्जाम से पहले, 12 से पहले मैं लंबी क्लास लेकर आपकी कंप्लीट करा दूं, ताकि एग्जाम में बहुत फायदा आपको हो जाए. हाइड्रोफाइट्स और जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में उग रहे हैं, ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल और वाटर, हेलोफाइट, जैसे कि मैंग्रोव्स वगैरह. ठीक, व्हाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट, उसी सवाल को घुमा के रिपुटेशन में, ठीक, 67th बीपीएससी री एग्जाम में पूछा है, तो तुरंत बता देंगे. जीरोफाइट क्या थे? मरुस्थली पौधे, है ना. म्यूजोफाइट क्या थे? जो जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट इन बिटवीन होगी. हेलोफाइट सॉल्ट लविंग. सो राइट आंसर इज डी. तुरंत हमने किया था, सॉल्ट लविंग आर हेलोफाइट. ये आपको दिख रहे हैं, जीरोफाइट मरुस्थलीय, मीजोफाइट, हेलोफाइट. कुछ ग्लाइकोफाइट्स के एग्जाम्पल, ये देखो ग्लाइकोफाइट्स, इसे बोलते हैं ग्लाइकोफाइट्स. गाइस, आप कमेंट में लिख के बताना कि ये मेरा प्रयास जो हमने आपके लिए ऑसम पीपीटीज बनाई है, ताकि आपको चीजें याद हो रही, क्योंकि इस चैनल पे, इस संस्था के साथ मैं नया हूं. ऑलवेज योर फीडबैक इज हाईली अप्रिशिएटेड. आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. सो हेलोफाइट्स आर प्लांट दैट थ्राइव इन वाटर विद हाई सैलिनिटी.
आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज ऑफ, मछलियों को जल से बाहर निकालने के बाद ये मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? ए, दे गेट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वायुमंडल में 21% जो ऑक्सीजन है उनको ज्यादा मिलने लग गई। देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, चूंकि मछलियां क्या है, अभी पीछे बताया मैंने कि ये कोल्ड ब्लडेड है, एक्टोथर्म है, पोकिलोथर्म है, अधिक तापमान में वो जीवित नहीं रह पाती हैं। दे कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस ले नहीं पा रही है। दे कैन नॉट मूव इन वाटर, क्योंकि आप पानी से बाहर निकाल चुके हो। तो अब आपके पास विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे AKT आंखों के तारों, ठीक, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। गाइस, मछलियां क्या करती हैं? मछलियों के पास, आपके पास लंग्स है, ठीक, मछलियों के पास गिल्स है। गिल्स के थ्रू वो पानी को पास करती हैं और उस पानी के डिजोल्व ऑक्सीजन का इंटेक करती हैं। सो जब बाहर आ गई तो अब उनके पास ये मैकेनिज्म नहीं है, दे कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस ले नहीं पा रही है, अतः उनकी मृत्यु हो जा रही है। ये देखो बेचारी मर गई है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या मैकेनिज्म है कि वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का ही इंटेक कर पाती हैं। उनके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो हमारी और आपकी तरह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ले पाए। फिशेस रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। Gills can readily absorb the oxygen dissolved in water. When fishes are taken out of water, supply of oxygen to fishes is cut. क्या होगी? Gills cannot absorb oxygen present in the atmosphere, hence they die after some time. क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित 21% का ऑक्सीजन उनके किसी काम का नहीं है, अतः इनकी मृत्यु हो जाती है। इंटरेक्शन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, एल्गी को हिंदी बोलते हैं शैवाल, फंजाई को बोलते हैं कवक। इन दोनों के शैवाल और कवक के बीच का जो इंटरेक्शन है, जिससे लाइकेन का निर्माण होता है, इसे नहीं, एक बैच में बच्चा है सर लीचेन के बारे में क्या बताया, लाइचेन के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे लीचेन, नहीं बोलेंगे लाइचेन। अंग्रेजी बड़ी अजीब भाषा है, तभी तो ये हमारी नहीं, ये तो आंग्ल भाषा है, ठीक। तो क्या बोलेंगे? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कन्वर्जन, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। गाइस, क्या आपको मजा आ रहा है? अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, सेशन में मजा आ रहा है, तो आप लिखें कमेंट में सर वी आर एंजॉइंग, सर मजा आ गया, सर झमाझम हो गया, सर J2 हो गया, लाइक दिस, सर GMS हो गया, गागर में सागर हो गया, सर OSS हो गया, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया, ठीक। ऑलवेज आपके कमेंट्स हाईली अप्रिशिएटेड हैं और अपने दोस्तों के साथ झमाझम शेयर करेंगे कि भाई अब परसेप्शन IAS पे अजीत तिवारी सर आ गए हैं और लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट का कर देंगे डैश एंड डैश, कर देंगे जबरदस्त घुट्टी पिलाओ कार्यक्रम। GP के हो जाएगा OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन। यकीन नहीं हो रहा है? देखना अभी। अब यहां पर देखो आप, म्यूचुअलिज्म मींस दोनों को फायदा हो। ट्रिक दूंगा, इमोशनल मत होना। अगर आपके सर में जू है, प्लीज इमोशनल मत होना। तो भाई जू क्या हुई? जू क्या हुई? जू आपकी भाई जो साथ रहे संगनी, जो खून पिए संगनी, इमोशनल न होना। खून पिए संगनी, sanguine means blood. Those feeding on blood are called sanguinivore. क्या ट्रिक दिया? साथ रहे संगनी,
खून पिए संगनी, फीडिंग ऑन ब्लड, मॉस्किटोज, फीडिंग ऑन ब्लड, मच्छर, लीच, जोंक, है ना। लीच है कितना नीच, पी रहा खून, बन गया सैंग्विनिवोर, जू सैंग्विनिवोर। ये जू हमारा पैरासाइट है, हम उसके होस्ट है। बहुत ध्यान सुनना, मैं लाइट मूड में दूर की बातें बोल जाऊंगा, यही तो अनुभव है। और आप सुनोगे, मुस्कुराओगे, बिना एफर्ट याद होगा। एग्जाम में सवाल आएगा, वहां फिर मुस्कुराओगे और पड़ोसी का स्ट्रेस बढ़ाओगे, उसका निगेटिव बढ़ाओगे, अपना पॉजिटिव करोगे। निगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है? पैरासिटिज्म। होस्ट का नुकसान निगेटिव, पैरासाइट परजीवी का पॉजिटिव। कभी जू नहीं चाहेगी आपकी मृत्यु हो, आपकी डेथ हो। क्यों? रोटी, कपड़ा और मकान। जू को आप क्या दे रहे हो? मकान दे रहे हो। क्या दे रहे हो? भोजन दे रहे हो, ब्लड दे रहे हो, कपड़ा उसे चाहिए नहीं। तो आप पैरासाइट होस्ट की डिमांड को पूरा कर रहा है। अगर पैरासाइट की डिमांड होस्ट पूरा नहीं करेगा तो वो पैरासाइट अपने होस्ट को बदल देगा। जिस गठबंधन में दोनों को फायदा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, उसे बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। बहुत ध्यान सुनना। फंजाई, अभी लाइकेन के बारे में आपको समझाऊंगा। फंजाई इज वेरी स्मार्ट। फंजाई बहुत स्मार्ट है। फंजाई को मालूम है, ध्यान सुनना बच्चों, फंजाई को मालूम है कि दुनिया का वही गठबंधन लॉन्ग लास्टिंग है जिसमें दोनों को फायदा हो। उसे मालूम है कि अगर मैं एलगी के साथ करना चाहता हूं गठबंधन, तो मुझे एलगी को ऐसा ऑफर देना होगा कि एलगी मेरे ऑफर को ठुकरा ना पाए। यही तो हुआ। ध्यान सुनना, फंजाई कितना स्मार्ट है। उसने क्या ऑफर दिया? देखो आप, ये है लाइकेन। लाइकेन बराबर एलगी, सवाल प्लस फंजाई, दोनों का गठबंधन है। फंजाई ने कहा तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित, प्रभावित, इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन कहीं से ले सकते हो आप। मतलब एलगी के पास क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। ये बनाएगा अपना भोजन, फूड, करेगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बच्चों इमोशनल ना होना, उम्र है, हो भी जाओगे दिक्कत नहीं है। भाई जो खाना बनाए कौन? ए मास्टर, बी स्लेव। इमोशनल मत होना। जो खाना बनाए नौकर, स्लेव, सर्वेंट, दास, नौकर। ठीक। पंजाबी को पता है कि भाई गठबंधन तभी संभव है जब मैं इसे क्या दूंगा? प्रोटेक्शन। पंजाबी गिव्स प्रोटेक्शन, सुरक्षा, सुरक्षा टू एलगी, प्रोटेक्शन टू एलगी, और बन बैठा मालिक, मास्टर। अब देखिए और क्या क्या सवाल आ सकता है, उस पे मेरा जोर है। जो आ चुका वो ठीक है, आने की संभावना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और देखना, अगर मैं क्लास ले लूं आपके ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन बैच में, तो 90% ज्यादा क्वेश्चन मेरे नोट से ही आते रहे हैं। अगर यूपीएससी में आते तो बीपीएससी तो आना ही है। यहां देखो आप, क्वेश्चन इज, सवाल बनेगा कौन सा मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप बनाता है? लाइकेन। लाइकेन में मास्टर कौन? फंजाई। सर्वेंट और स्लेव कौन? एलगी। खाना कौन बनाएगा? एलगी। सुरक्षा कौन देगा? फंजाई। लाइकेन को बोलते हैं पायनियर ऑफ वेजिटेशन। क्या बोलते हैं? वनस्पतियों में सबसे पहले उगने वाले आरंभिक समुदाय, पायनियर कम्युनिटी। बहुत ध्यान सुनना। सवाल बनता है निम्न में से कौन सा इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? ये
एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। मतलब ये हुआ कि अगर लाइकेन प्रेजेंट है तो वायु में प्रदूषण कम है। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, ये सल्फर के ऑक्साइड से हाईली सेंसिटिव है। अब एक स्क्रीन पे कई सवाल आपको झमाझम दिख रहे हैं। कौन है पायनियर ऑफ वेजिटेशन, पायनियर कम्युनिटी लाइकेन? कौन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन? लाइकेन। कौन सी पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन। उसमें कौन? सल्फर के ऑक्साइड। कौन बनाएगा मास्टर स्लेव? लाइकेन। मास्टर कौन? फंजाई। सर्वेंट कौन? एल्गी। खाना कौन? एल्गी। सुरक्षा कौन? फंजाई। क्लियर? दोनों को फायदा हो रहा है। क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। याद गाइस, एक सवाल और बनता है, माइकोराइजा क्या? ध्यान सुनना बच्चों, जब यही फंजाई पेड़ों के जड़ों के साथ गठबंधन करेगा, यह फंजाई है। चूंकि फंजाई के पास, कवक के पास, फफूदी के पास, ईस्ट के पास, मशरूम कुकुरमुत्ते के पास नहीं है क्लोरोफिल, ये अपना भोजन नहीं बना पाता। ध्यान सुनना, एक एक लाइन सवाल है। और चूंकि अपना भोजन नहीं बना पाता, हमेशा उसके साथ गठबंधन करेगा जो खाना बना पाए। सवाल पूछा जाएगा माइकोराइजा क्या है? जब ऐसा हो जाए कि फंजाई पेड़ों की जड़ों के साथ गठबंधन कर दे और इसने पेड़ को क्या ऑफर दिया? तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें। इसे मालूम है पेड़ को न चाहिए सुरक्षा, ये ऐसा ऑफर देता है कि सामने वाला ठुकरा ना पाए। इसने पेड़ से कहा तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें फॉस्फेट दूंगा नदिया के पार। याद करिए, फॉस्फेट। अब आपको रिकॉल करना है कि फॉस्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट है या मैक्रोन्यूट्रिएंट है। माय डियर फ्रेंड्स, फॉस्फोरस इज मैक्रो, प्लांट को चाहिए ज्यादा, सॉइल में है कम। पेड़ ने कहा सोच के बताऊंगा। रात भर पेड़ सोचता रहा। कहानी सुनना, एक एक लाइन क्वेश्चन है। पेड़ ने कहा भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फॉस्फोरस। सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, मिडिल लेमेला, फॉस्फोरस। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, वहां भी फॉस्फोरस। प्लांट रात भर सोच रहा है फॉस्फोरस चाहिए ज्यादा, सॉइल में है कम। फॉस्फोरस आपको याद है नदिया के पार कैसे हो गया? चीफ मेडिकल ऑफिसर, ऑफिसर वाला बड़ा था, मैक्रो था। तो प्लांट रात भर सोचता रहा। सुबह कहा चलो आ जाओ करते हैं गठबंधन। दिस गठबंधन, दिस symbiotic association between fungi and roots of higher tree is called as mycorrhiza, in which fungi gives phosphorus in the form of phosphate and in return gets food prepared by the tree or plant. So this is example of म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, पॉजिटिव दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। लाइकेन को रिवाइज करते हैं गाइस, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, देखना आप। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज हेल्पफुल फॉर सिम्बायोटिक। एल्गी क्या करेगा? अपने फंगल पार्टनर को भोजन देगा, फंगल पार्टनर क्या करेगा? उसे सुरक्षा देगा। ठीक, चलिए। फंजाई आर प्लांट्स, सवाल गलत है, फंजाई प्लांट नहीं है। चलो फिलहाल, फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक। फंजाई के पास क्या नहीं है? अभी मैंने समझाया, बीपीएससी री एग्जाम 2022 में आपसे 67 वाले में क्वेश्चन पूछा है। फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक, अभी बताया कि फंजाई के पास नहीं है क्लोरोफिल,
वो अपना भोजन नहीं बना सकता। तभी जब ये फंजाई एल्गी के साथ, शैवाल के साथ करेगा गठबंधन तो बनेगा लाइकेन, और जब बड़े पेड़ों के जड़ों के साथ करेगा गठबंधन तो बनेगा माइकोराइजा। माइकोराइजा। क्लियर? चले गाइस, ये देखिए आप, ये आपको फंजाई के एग्जांपल दिख रहे हैं, कुकुरमुत्ते, फफूदी। ठीक, ये देखो, मशरूम इज एग्जांपल ऑफ फंजाई। नहीं है क्लोरोफिल। ये क्या है? दे आर सैप्रोट्राइप, सैप्रोफाइट, सैप्रोट्रॉफ, मृतोपजीवी, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग पार्ट। फंजाई डज नॉट हैव क्लोरोफिल, तो दे आर नॉट इन। अब इसे हम प्लांट किंगडम में नहीं रखते हैं। पहले ये प्लांट किंगडम में थे, अब ये प्लांट किंगडम से बाहर हैं क्योंकि इनके पास नहीं है। ठीक, व्हाट इज वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर क्या है? हरी अप गाइस, फास्ट, जल्दी से कमेंट में ऐसे लिख के बताएं, व्हाट इज वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर क्या है? थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आप आंसर निकाल लेंगे। हरी अप, फास्ट। So, dear students, right answer is by science of studying animal, जंतु शास्त्र, जूलॉजी। साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस इज थियोलॉजी। अगर ये कल्टीवेशन होता, कल्टीवेशन ऑफ फिशेस, तो आप बोलते पीसी कल्चर या पाइसी कल्चर, जो बोलते हैं आप। स्टडी इज थियोलॉजी। किलिंग ऑफ वर्म्स कुछ खास है नहीं। रेजिंग ऑफ वर्म्स इज वर्मी कल्चर। देखो आप, वर्मी कल्चर इज प्रोसेस ऑफ decomposing and cultivating earthworms. Earthworms can help turning organic waste into nutrients rich soil of garden. तभी मैंने कहा भाई ये किसानों के मित्र हैं, they are farmers friend. Genetics deals with study of, आनुवांशिकी किसका अध्ययन है? यहां से क्वेश्चन अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। जेनेटिक्स डील्स विथ स्टडी ऑफ, आनुवांशिकी किसका अध्ययन है? मेंडल के लॉ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डीएनए का स्ट्रक्चर, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। गाइस, मेंडल साहब को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक। लेकिन जब तक ये जीवित थे, 1865 में इनकी किडनी फेल्योर से इनकी डेथ हुई। बड़े बुरे हालात में, उनको जेनेटिक्स टर्म्स के बारे में पता भी नहीं था। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 में टर्म दिया जेनेटिक्स। ध्यान सुना, ठीक। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने टर्म दिया जीन, ठीक। एक एक लाइन क्वेश्चन है। मेंडल ने जीन को कहा था फैक्टर कहा था मेंडल ने जीन को, ठीक। डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हम आणविक विज्ञान में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ डीएनए, आरएनए, जीन, फाइन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन खुद अपने आप में एवोल्यूशन है। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आनुवांशिकी, कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पास हो रहे हैं, कैसे पापा और मम्मी के लक्षण मिलके बेटे में एक नया लक्षण वेरिएंट पैदा हुआ, बिटिया में एक वेरिएंट पैदा हुआ। पापा का हेयर ब्लैक और स्ट्रेट है,
मामा का हेयर ब्राउन और कर्ल है, बेटा का हेयर पापा का ब्लैक, मामा का कर्ल, एक नया वेरिएंट मिलके बन गया, क्या हो गया आपका ब्लैक एंड कर्ल, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नाक, लड़के की बेटे की नाक बिल्कुल ममा की तरह, कई बार होता है कि आप मेल चाइल्ड हो, आपके फीचर्स अपनी मदर की तरह कुछ है, आप फीमेल चाइल्ड हो, आपके कुछ फीचर्स आपके फादर की तरह है। यही तो आनुवांशिकी है, यही तो जेनेटिक्स है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का पास होना, और कई लक्षणों का पैटर्नल, पैतृक, मैटरनल, मातृक दोनों तरफ से मिलके और उनका कंबाइंड होके नए लक्षणों का बनना इज वेरिएशन। यही है ग्रेगर जोहान मेंडल, जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कई किताबों में आपके बिहार में मैंने देखा है कि वहां पे जीन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कहा लिख के काटूंगा, जीन नहीं है। स्टडी ऑफ, ठीक, स्टडी ऑफ जीन, डीएनए, आरएनए, उनका स्ट्रक्चर कम्स अंडर आणविक विज्ञान, हिंदी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अंग्रेजी में। गाइस खूब हिंदी मैंने बोला ताकि हमारे हिंदी भाषी विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो, ठीक। स्टडी ऑफ बोन इज डन अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। भाई हड्डियों का अध्ययन, जब आप पैदा हुए थे आपके शरीर में हड्डियां ज्यादा थी, आपकी उम्र बढ़ी, हड्डियां फ्यूज हुई, और अब आप 206 हड्डियों के मालिक हो। कितने? 206 हड्डियों के स्वामी हो। आपको कमेंट में लिखना है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास कुल कितनी हड्डियां थी। जियोलॉजी, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन। ओरोलॉजी, पर्वतों का, सीरम का, हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो स्टडी ऑफ बोन्स, माउंटेन, सीरम, जियो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड मैटर फाउंड इनसाइड इट, है ना गाइस। तो इस तरह आप चीजों को साथ साथ याद करते जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप, स्कल, ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, जियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का मुख्य कारक, मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट क्या है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, एक्वायर्ड क्वालिटीज, अर्जित लक्षण, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रजनन, नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति का सिलेक्शन। इसमें से विकास का मेन फैक्टर क्या है? हिंट दूं, डार्विन का सिद्धांत, हिंट दिया आपको। म्यूटेशन, एक्वायर्ड क्वालिटीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। हिंट दूं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक के लेखक कौन? हिंट दूं, गैलापागोस आइलैंड, यहां पे किसने किया अपना एक्सपेरिमेंट? जो, ये सब क्वेश्चन है गाइस, जो HMS बिगल नामक पानी के जहाज से उस द्वीप में गए जो कि प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के समीप, दक्षिणी अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे, वेस्टर्न कोस्ट, साउथ अमेरिका, अमेरिका के कोस्ट, कौन सा कोस्ट? वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट। गाइस आंसर इज डी, नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन, ध्यान सुनेगा, चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पूरा नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनका अध्ययन गैलापागोस आइलैंड के बर्ड्स पे, डार्विन फिंचेस,
HMS बीगल नामक जहाज से वहां गए। गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका अराउंड 1000 माइल्स अवे क्लोज टू इक्वेटर। आप विश्व के मानचित्र में, वर्ल्ड के मैप में इसे देखिएगा। क्लियर? सो द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सिंथेटिक थ्योरी। Origin of species is explained on the basis of interaction of genetic variation and natural selection. चलिए, लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रोक्सीमेटली, इस तरह के फैक्ट्स आपको परेशान करते हैं। ठीक, बिफोर पहले, भाई एज ऑफ अर्थ कितना, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ये पृथ्वी का एज है, एज ऑफ अर्थ। क्लियर है? ये हमारे पास अब अवेलेबल ऑप्शंस में ये नहीं पॉसिबल है, बिलियन 90 नहीं पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 नहीं पॉसिबल है। सो यही पॉसिबल है। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, कोई ऑप्शन नहीं है तो पृथ्वी की इतनी उम्र है तो बिलियन में चले जाएंगे हम। डी इज द राइट आंसर। स्मार्ट चॉइस, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से आप आंसर निकाल सकते हो। ये देखिए आप, एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स, कार्बन डेटिंग से आपको मिला है। सो रिसेंट प्रूफ से लाइफ इवॉल्व अबाउट इतना, 9 जो लगा देंगे, मिलियन में 6, बिलियन में 9। अभी मैंने बताया था गाइस, तुरंत ऐसे लिखोगे तो बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे, तुरंत मैंने आपसे बताया था। अरे फास्ट, लीनियस का बोलते हैं हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक। टेक्सोनॉमी, वर्गीकी डील्स विथ नॉमेनक्लेचर, नाम का रखना, जैसे आपका नाम है चिंटू पिंटू चुन्नू मुन्नू, एंड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मेरा नाम अजीत है। मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पापा जी, बेचारे को मरने के बाद बना दिया, जीते जी पूछा नहीं। लेमार्क, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ, लेमार्क ने सिद्धांत दिया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो लक्षण आपने अर्जित किए वो अगली पीढ़ी तक पास होगी। इनका एक्सपेरिमेंट जिराफ पे था। अभी हमने पढ़ा डार्विन ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उनको सिलेक्ट करेगा जो फिट हैं। इसी सिद्धांत को बोलते हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी किताब में सिद्धांत दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट है वही करेगा सर्वाइव। आप में जो मेहनती है, फिट है, फोकस्ड है, कैसे क्लियर है कि एग्जाम क्रैक करना है, कोई बहाने नहीं ढूंढना है, वही करेगा सर्वाइव। बीपीएससी उसी को करेगी सिलेक्ट। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसको करेगा सिलेक्ट जो कि फिट है। तो क्या होगा आंसर, डी विल बी आंसर। गाइस देख रो कितनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। चार्ल्स डार्विन, यही है डार्विन साहब। किस पे एक्सपेरिमेंट, पक्षियों पे। क्या नाम पड़ा, डार्विन फिंचेस। कौन सी किताब, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पूरा नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन सी आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। कौन सा ओशन, पैसिफिक ओशन। किस पे एक्सपेरिमेंट, पक्षियों पे।
डार्विन फिंचेस। कौन सी जहाज? HMS बिगल। हु एक्सप्लेन द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? अभी मैंने आपसे बताया कि जिराफ पे किसका था एक्सपेरिमेंट, किसने कहा कि जो लक्षण हमने अर्जित किए वो आगे पास होगा। जिसकी बात हो रही है, हिंट दे रहा हूं, उसने एक किताब लिखी बहुत चर्चित। उस किताब में 1809 में उसने बहुत से थ्योरी पब्लिश की। नेम ऑफ बुक इज फिलोसफी जूलॉजिक। ये किताब लिखी, देखिए आप, फिलोसफी जूलॉजिक, JOOLOGIQUE, अंग्रेजी नहीं है, ये सब ग्रीक फिलोसफर्स हैं। ठीक, तो न्यूटन का कोई काम इवोल्यूशन में नहीं है, लॉज ऑफ मोशन में है। आइंस्टीन का MC² याद है आपको? डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल, लेमार्क की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिराफ का एक्सपेरिमेंट। किसकी बात हो रही है? लेमार्क की बात हो रही है। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लेमार्क इज, ये लेमार्क साहब है, बेस्ट नोन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक, 1801 में दिया था। फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे पब्लिश किया अपनी किताब फिलोसफी जूलॉजिक में। क्वेश्चन पूछेगा इस पुस्तक का लेखक कौन है? यही जनाब है लेमार्क महोदय। क्वेश्चन पूछेगा इनका एक्सपेरिमेंट, अगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे था, इनका एक्सपेरिमेंट जिराफ पे था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे, आज लास्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। भाई अगर बड़े स्केल पे विविधता आ रही है, मतलब जीन में कोई चेंज हुआ है, जीन में कोई परिवर्तन हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। सी इज द राइट आंसर। अगर एडेप्टेशन होगा तो डाइवर्सिटी कम होगी, कॉपरेशन होगा तो कम होगी। पॉलीप्लॉइडी इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। ये देखिए आप। सो 3 बेसिक एंड 3 एसेंशियल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है ना, जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन वहां पे राइट आंसर आपके लिए गाइस हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा, आपने, मैंने लगभग, अगर आपने नोटिस किया हो तो टुडे वी हैव डन मोर देन 200+ क्वेश्चंस। हमने 200 से ज्यादा क्वेश्चन आज कर लिए हैं। ठीक, जो मैंने आपको वैल्यू इंफॉर्मेशन दी है गाइस, तो कम समय में आपका होगा गागर में सागर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। मैं अजीत तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन प्लान कर रहा हूं ताकि हम लोग बिल्कुल धमाल मचा सकें। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।